नमस्कार, मैं डॉक्टर अल्पना पारिक, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। आज हम आपका द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में से भारतीय संघ की व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ेंगे। संसदीय व्यवस्था की पृष्ठभूमि और लक्षण। भारतीय संविधान के भाग 5, जिसका शीर्षक है संघ, उसके अंतर्गत अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 122 तक भारत संघ की व्यवस्थापिका अर्थात भारत संघ की संसद का संदर्भ दिया गया है। भारतीय संसद के बारे में बताया गया है। ठीक इसी तरीके से इसमें यह भी बताया गया है कि भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, उसके अपनाने के क्या कारण रहे। संसदीय व्यवस्था उसे कहा जाता है जिसके अंतर्गत कार्यपालिका अर्थात सरकार का गठन व्यवस्थापिका अर्थात संसद में से होता है। ये बात मैंने आपको जब संसदात्मक शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के बारे में बताया था, उस समय बताई थी कि जहाँ संसदात्मक शासन व्यवस्था है वहाँ कार्यपालिका का दोहरा स्वरूप है और जहाँ अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है वहाँ कार्यपालिका का एक ही रूप है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका का गठन जो है वो व्यवस्थापिका में से ही होता है। कार्यपालिका अपने कार्यों, नीतियों, अवधि, इन सब के लिए भी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और व्यवस्थापिका जो है वो सामान्य जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार व्यवस्थापिका अर्थात संसदीय व्यवस्था का जो मूल लक्षण है वो है उत्तरदायी शासन। क्यों? क्योंकि वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में ये कहा था कि दुनिया में लोकतंत्र के अंतर्गत 2 प्रकार की व्यवस्थाएं अधिक मात्रा में प्रचलित है, एक संसदीय प्रकार की और एक अध्यक्षीय प्रकार की। संसदीय प्रकार की व्यवस्था में जहां पर उत्तरदायित्व का गुण पाया जाता है, वहीं अध्यक्षात्मक व्यवस्था में स्थायित्व का गुण पाया जाता है। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका शक्ति जो है वो एक ही व्यक्ति के हाथों में होती है। दूसरी, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अलग अलग अंग होते हैं, उनका एक दूसरे से उत्तरदायित्व, एक दूसरे से कोई परस्पर पूरकता नहीं रहती। जबकि संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका भी 2 प्रकार की होती है, एक नाम मात्र की और एक वास्तविक। साथ ही साथ कार्यपालिका का गठन जो है वो व्यवस्थापिका में से होता है, वो अपने कार्यों के लिए भी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो जो संसदात्मक व्यवस्था है वहाँ पर उत्तरदायित्व का गुण है, तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में स्थायित्व का। अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिली जहाँ पर उत्तरदायित्व और स्थायित्व दोनों के लक्षण एक साथ मिल सके। इसलिए हमने स्थायित्व की तुलना में उत्तरदायित्व को अधिक महत्व देते हुए संसदीय प्रजातंत्र को अपनाया है। इसके साथ ही साथ संसदीय प्रजातंत्र को अपनाने का एक मुख्य कारण ये था कि भारत जो है वो लंबे समय तक ब्रिटेन का औपनिवेशिक राज्य रहा। ब्रिटेन का उपनिवेश, राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत, ब्रिटेन के साथ संवैधानिक सुधारों के अधिनियम जिनका प्रारंभ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से माना जाता है, तब से लेकर 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक अंग्रेजों के द्वारा जिस प्रकार संवैधानिक सुरक्षा अधिनियम पारित किए गए, उनके माध्यम से यहाँ पर भारत में जो है संसदीय व्यवस्था काफ़ी लोकप्रिय हुई। साथ ही साथ हमें संसदीय जो प्रणाली है उसका शिक्षण और प्रशिक्षण भी प्राप्त होता रहा। जन सामान्य के मन में भी संसदीय व्यवस्था के प्रति अभिरुचि थी। इसलिए जब संविधान निर्माताओं के सामने प्रश्न उपस्थित हुआ कि संसदात्मक शासन व्यवस्था या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने संसदात्मक शासन व्यवस्था को ज़्यादा वरीयता दी। देखिए, संसदीय प्रजातंत्र में बहुत सारे लक्षण होते हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण लक्षण है दोहरी कार्यपालिका। बार बार मैं बता रही हूँ आपको कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका 2 होती है। कार्यपालिका
का एक रूप नाम मात्र की, जो कि संविधान और सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण शक्तियों की स्वामी होती है, और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका, जो संवैधानिक कार्यपालिका का सहयोग करते हुए शासन का वास्तविक उत्तरदायित्व ग्रहण करती है। तो संसदीय प्रजातंत्र का जो पहला लक्षण है वो कौन सा है कि कार्यपालिका का दोहरा स्वरूप। दूसरी जो व्यवस्था है, जो लक्षण है संसदीय प्रजातंत्र का, वो है उत्तरदायित्वपूर्ण शासन व्यवस्था। इसमें संसद और सरकार दोनों ही जनसाधारण के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वास्तव में संसद का गठन जनसाधारण के मतों से होता है और संसद में बहुमत प्राप्त दल की सरकार बनती है। यदि संसद के दोनों सदनों में से एक सदन जनता का यद्यपि संसद के दोनों सदनों में से एक सदन जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करता है, तो दूसरा सदन जनता का परोक्ष प्रतिनिधित्व करता है। यद्यपि सरकार के गठन में जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करने वाला सदन अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, किंतु द्वितीय सदन की भूमिका भी कमतर नहीं है। तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण है संयोग और संतुलन। संसदीय प्रजातंत्र का एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि इसमें संतुलन और संयोग की व्यवस्था होती है। राज्य के अध्यक्ष के द्वारा, यानी राष्ट्रपति, संवैधानिक प्रमुख, सरकार के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, यानी वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री। दोनों के संबंध संतुलन और संयोग पर आधारित होते हैं। इसके अलावा संसदीय प्रजातंत्र में शक्तियों का पृथकीकरण होने के स्थान पर शक्तियों के बीच संतुलन और सामंजस्य की व्यवस्था देखी जाती है, क्योंकि जहाँ पर शक्ति पृथकीकरण होता है वहाँ तो क्या होता है कि संसद यानी व्यवस्थापिका अलग, कार्यपालिका का अलग और न्यायपालिका का अलग कार्य क्षेत्र होता है। एक दूसरे के क्षेत्र में ये प्रत्यक्ष रूप से कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती। लेकिन जहाँ पर संसदात्मक शासन व्यवस्था है वहाँ पर क्या होता है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका तो एक दूसरे से संबंधित ही होती है। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका का गठन ही व्यवस्थापिका में से होता है। कार्यपालिका अपने कार्यों के प्रति व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो संसदीय प्रजातंत्र में क्या है कि शक्ति पृथकीकरण के स्थान पर शक्ति संतुलन देखने को मिलता है। संसदीय प्रजातंत्र का एक अन्य लक्षण जो कि ब्रिटेन की संसदात्मक शासन व्यवस्था में पाया जाता है वो है संसद की प्रभुसत्ता। ब्रिटेन की जो संसदीय प्रभुसत्ता है वो हमने भारत में नहीं अपनाई है। भारत में हमने संविधान की सर्वोच्चता अपनाई है, और संविधान की सर्वोच्चता इसलिए अपनाई है क्योंकि इसको अपनाते हुए हमने एक मध्यम मार्ग का अनुसरण किया है। मध्यम मार्ग का मतलब है कि भारत में हमने संसद की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की सर्वोच्चता के मध्य समन्वय कर दिया, और हमने किसको ऊपर रख दिया? संविधान को। जहां संसद को इतना प्रभावशाली बनाया गया है कि वह समय समय पर कानूनों का निर्माण करे, आवश्यकता होने पर संविधान में संशोधन करे, वहीं हमने न्यायपालिका को इतना सशक्त बनाया है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून और संसद के द्वारा किए गए संविधान में संशोधन की संवैधानिकता की परीक्षा कर ले, और यदि वो संविधान के प्रतिकूल हैं तो उन्हें रोके। इस तरीके से संसद की शक्ति को असीमित या अनियंत्रित होने से बचाया गया है। तो भारत की संसद न केवल देश की सर्वोपरि विधायी संस्था है, बल्कि देश के जन सामान्य के विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था भी है। किसी भी देश के राजनीतिक सामाजिक चरित्र का दर्शन यदि करना है तो उस देश की व्यवस्थापिका को देखना चाहिए। देश की संसद के दो बड़े सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, इसकी कुल मिलाकर लगभग 800 सदस्य हैं, जो देश के विभिन्न भागों, जाति, धर्मों, वर्गों, संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 70-72 वर्ष के संसद की संरचना और उसके कार्यकरण में समय समय पर अनेक नवाचार और सुधार किए गए हैं, जिनके कारण संसदीय व्यवस्था देश के लिए नितांत उपयोगी और प्रासंगिक आज भी बनी हुई है। इसके बाद जो
हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कि संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा जो है वो संसद का प्रथम सदन है या निम्न सदन है या जनप्रतिनिधि सदन है। जो राज्यसभा है वो संसद का उच्च सदन है, द्वितीय सदन है। लोकसभा जो है इसकी शक्तियां निरपेक्ष रूप से राज्यसभा से ज़्यादा है। लेकिन विश्व के दूसरे देशों की यदि हम तुलना करें तो हम ब्रिटेन के द्वितीय सदन को देखते हैं तो ये कहा जाता है कि ब्रिटेन का जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, जो वहाँ की पार्लियामेंट का सेकंड हाउस है, वो विश्व में सबसे कमज़ोर द्वितीय सदन है। यदि हम अमेरिका के द्वितीय सदन की बात करें, यानी अमेरिकी कांग्रेस का जो सेकंड हाउस है, सीनेट, वो विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है। ऐसे में यदि हम राज्यसभा की बात करें तो लोकसभा से कम शक्तिशाली होते हुए भी वो ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स की भांति शक्तिहीन नहीं है। बार बार इस बात पर विवेचना होती रहती है कि राज्यसभा की क्या प्रासंगिकता है और इसको बनाए रखना कहाँ तक उपयोगी है। तो आने वाले लेक्चर में हम लोकसभा की और राज्यसभा की संरचना, उसकी शक्तियाँ और राज्यसभा की प्रासंगिकता के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।